टेंडन्स में लिखिएगा, टेंडन्स कनेक्ट बोन्स टू मसल्स इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, टेंडन्स कनेक्ट muscles tendons connect muscles to bones and are tendons connect muscles to bones and are another type of connective tissue and are another type of connective tissue. And are another type of connective tissue. Second, tendons are fibrous tissue with great strength but limited flexibility. Tendons are fibrous tissue with tendons are fibrous tissue with great strength but limited flexibility. With great strength and limited flexibility. मसल्स को बोन्स से कनेक्ट करने वाली जो टिश्यू होती है, कनेक्टिव टिश्यू, उसको हम बोल देते हैं टेंडन। तो टेंडन्स आर दोस टिश्यूज व्हिच कनेक्ट मसल्स टू बोन्स, ठीक है, और ये एक टाइप की कनेक्टिव टिश्यू है। सेकंड जो है, टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू का मतलब ये है कि ये देखने में ऐसा लगता है जैसे कि छोटे 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 फाइबर्स हों। फाइबर्स जैसे जिसको हम छोटे छोटे पतले पतले जैसे रेशे होते हैं ना किसी चीज के, तो उनको फाइबर बोल देते हैं। तो टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यू विद ग्रेट स्ट्रेंथ एंड लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। तो इनकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा होती है। तभी तो आप देख लीजिए कि मसल्स और बोन्स जो आपस में कनेक्टेड रहते हैं, तो वो टेंडन्स की वजह से कनेक्ट रहते हैं, तो इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है और इनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि बोन के ऊपर से मसल फिसल के कहीं इधर उधर गिर जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड होती है उनकी और वो चिपके रहते हैं। मसल्स और बोन्स जो आपस में चिपकती हैं, तो वो जिस टिश्यू की वजह से चिपकती हैं उस टिश्यू को हम बोल देते हैं टेंडन्स। उसके बाद नेक्स्ट टाइप लिखेंगे बेटा कार्टिलेज। नेक्स्ट नोट करिएगा कार्टिलेज। कार्टिलेज में लिखें अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज another type of connective tissue comma cartilage cartilage another type of connective tissue comma cartilage has widely spaced cells has widely spaced widely spaced cells, full stop. Next point, it has a solid matrix मतलब जिस चीज में ये जुड़े हुए होते हैं ना, कार्टिलेज वाली जो टिश्यू है, तो उसकी जो मैट्रिक्स है वो सॉलिड होती है। जैसे ब्लड के केस में लिक्विड थी, तो ऐसे ही कार्टिलेज के केस में जो मैट्रिक्स है वो सॉलिड होती है। इट हैज अ सॉलिड मैट्रिक्स which is composed of proteins and sugars, which is composed of proteins and
which is composed of proteins and sugars, full stop. Cartilage smoothens bone surfaces at joints. Cartilage smoothens bone surfaces at joints and is also present at joints and is also present in the nose, ear, trachea and larynx. In the nose, ear, trachea and larynx. उसके बाद इसी में एक नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे जो कि एग्जांपल की तरह है. लिखें वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज we can fold the cartilage of the ears but cannot fold the bones in our arms. The bones in our arms. तो ये भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है. कौन सा? कार्टिलेज. कार्टिलेज कहाँ पर होता है? इसमें ना वाइडली स्पेस्ड सेल्स होते हैं. इसके सेल्स जो है वो आपस में चिपके हुए नहीं होते. अगर आपस में चिपके हुए होंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी. ठीक है, मतलब वो रिजिड हो जाएगा. कोई भी चीज है उसमें, जैसे मान लीजिए मैं सॉलिड की बात करता हूँ, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत नजदीक 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 चिपके हुए होते हैं. तो इसी वजह से इट इज डिफिकल्ट टू बेंड द सॉलिड. सॉलिड को बेंड करना बहुत डिफिकल्ट होता है. ठीक है. अच्छा, इट हैज अ सॉलिड मैट्रिक्स विच इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर्स. इसकी मैट्रिक्स तो सॉलिड होती है. जस्ट लाइक दिस बुक, ये बुक भी सॉलिड की बनी हुई है, लेकिन मैं इसको ऐसे 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 फोल्ड कर पा रहा हूँ. तो इसका जो पेपर है, वो जो पेपर है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा नजदीक नजदीक नहीं है. अगर बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं, जैसे कि आयरन में होते हैं, आयरन शीट में या कॉपर की शीट में, उसको आप फाड़ने की कोशिश करो या मोड़ने की कोशिश करो, नहीं मोड़ पाओगे. ठीक है, क्योंकि उसमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है. यहाँ पर क्या है कि स्पेस काफी होता है, लेकिन मैट्रिक्स सॉलिड होती है. तो सॉलिड तो है, लेकिन लचीला सॉलिड है. लचीला मतलब फ्लेक्सिबल. अच्छा, किस चीज से बना होता है कार्टिलेज? प्रोटीन से और शुगर से बना होता है. हम कोई भी चीज अगर खाते हैं तो वो अलग अलग चीजों में डिवाइड हो जाती है. प्रोटीन्स में, शुगर्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में, वाइटामिन में, इनमें डिवाइड हो जाती है. कोई भी जो भी हम इंटेक करते हैं, तो उसी तरीके से प्रोटीन्स और शुगर्स से जो टिश्यू बनती है वो कार्टिलेज है. Cartilage smoothens bone surfaces at joints and is also present in the nose, ear, trachea and larynx. ठीक है. ट्रैकिया जो होता है हमारा, जो ये मतलब जो विंड पाइप होता है, ट्रैकिया. लैरिंक्स जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोल देते हैं. और ईयर जो हमारा ये कान है. नोज है, तो आप ये देखेंगे कि नोज में जो कनेक्टिव टिश्यू है, जो हमारी पूरी जो चेहरे के साथ नोज को कनेक्ट करता है, चेहरे के साथ जो ईयर को कनेक्ट करता है, तो वो टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू है. उस टिश्यू का नाम ही कार्टिलेज है. तो ये इतनी फ्लेक्सिबिलिटी इनमें होती है तो सॉलिड, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी इतनी होती है कि आप देखिए कान को हम ऐसे ऐसे घुमा पाते हैं. ठीक है. लेकिन अगर हम अपनी हाथ की बोन की बात करें, तो क्या मैं यहाँ से यहाँ से यहाँ से इसको मोड़ पाऊंगा? नहीं मोड़ पाऊंगा. जहां जॉइंट होंगे वहीं तो मोड़ पाएंगे.
तो जो जॉइंट वाली सर्फेसेस हैं उनको स्मूथ करता है, जॉइंट वाली सर्फेसेस को स्मूथ करता है कि अगर हम अपना हाथ ऐसे सीधे कर लें तो ऐसा नहीं है कि हमको जो ये जॉइंट है बड़ा उबड़ खाबड़ टेढ़ा मेढ़ा सा नजर आए। तो उसको स्मूथ करने का काम भी कार्टिलेज का है। और नोज में, ईयर में, क्योंकि नोज को भी आप पकड़कर ऐसे ऐसे घुमाएं तो वो घूम जाती है। नोज में, ईयर में, ट्रैकिया में, लैरिंग्स में, इनमें जो कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होती है उस कनेक्टिव टिश्यू को ही हम बोल देते हैं कार्टिलेज। ठीक है, वही एग्जांपल जो अभी मैंने आपको बताया, वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ द ईयर्स बट कैन नॉट फोल्ड द बोन्स इन अवर आर्म्स। जो हमारे आर्म्स की, जो हाथों की, पैरों की बोन्स है उनको हम नहीं मोड़ सकते, लेकिन कार्टिलेज को हम मोड़ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद दो टाइप का और बचा है बेटा कनेक्टिव टिश्यू। सर, सिक्स टाइप है। हाँ जी बताइए। सर और किसी टिश्यू में मैट्रिक्स प्रेजेंट नहीं होता? दोबारा बोलोगे प्लीज। सर और किसी टिश्यू में मैट्रिक्स प्रेजेंट नहीं होता? नहीं, मैट्रिक्स तो जितनी भी टिश्यूज हैं सब में प्रेजेंट होता है। मैट्रिक्स क्या है वो देखिएगा। मैट्रिक्स तो एक तरह से एक शीट है, उस शीट के अंदर एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, पांच सेल, छह सेल, सात सेल, ये इस तरह से सेल्स हैं बहुत सारे। तो मैट्रिक्स एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर बहुत सारे सेल्स जो हैं वो असेंबल्ड है, एफिक्स्ड हैं, चिपके हुए हैं। तो हम हर एक केस में ये देख रहे हैं कि उसकी मैट्रिक्स की टाइप क्या है। तो मैट्रिक्स जेली टाइप भी हो सकती है, सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है। जैसे हमने ब्लड के केस में मैट्रिक्स की बात करी थी, तो ब्लड की जो मैट्रिक्स है वो लिक्विड होती है। इसी तरह से जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज की जो मैट्रिक्स है वो सॉलिड है, लेकिन एक ऐसा सॉलिड जो फ्लेक्सिबल है, जिसके बीच में जो सेल्स हैं, सेल्स के बीच में काफी स्पेसिंग है, इस वजह से हम उसको फोल्ड कर पाते हैं। समझ गए? यस सर। कुछ और तो नहीं पूछना चाह रहे थे? नो सर। ठीक है, अगला देखेंगे। नेक्स्ट टाइप जो है, टेंडेंस हो गया, कार्टिलेज हो गया। नेक्स्ट टाइप है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। AREOLAR, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, इसमें नोट करें, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। is found between skin and muscles is found between skin and muscles, comma, around blood vessels and nerves, around blood vessels and nerves, around blood vessels and nerves, and in the bone marrow, and in the bone marrow. Next point, it fills the space inside the organs. It fills the space inside the organs. It fills the space inside the organs, comma, supports internal organs, supports internal organs, and helps in repair of tissues, and helps in repair of tissues, and helps in repair of tissues.
तो ये वाली जो कनेक्टिव टिश्यू है, अब एक चीज तो याद रखना, ये जो हम टिश्यू की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, ये कनेक्टिव टिश्यू की बात है, मतलब जो एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से या एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से जोड़ने वाली टिश्यू होती है, वो कनेक्टिव टिश्यू होती है। तो कनेक्टिव टिश्यू की ही ये छठी टाइप है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स, मतलब स्किन और मसल्स जो चिपके हुए होते हैं आपस में, वो किसकी वजह से जुड़े हुए होते हैं? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की वजह से। अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स मतलब कि जो ब्लड की जो वेसल्स हैं और जो बाकी नसें हैं, वेसल्स क्या हो गई? वेसल्स वो हो गई जिनके अंदर से ब्लड फ्लो कर रहा है। बाकी की जो नसें हैं जिनमें किसी में वाटर फ्लो करता है, किसी में आपका लिम्फ फ्लो करता है। तीन तरीके के लिक्विड होते हैं ह्यूमन बॉडी में, एक वाटर होता है, एक ब्लड होता है और एक होता है लिम्फ। ठीक, तो जो ब्लड वेसल्स हैं उनको बाकी नर्व से कनेक्ट करने का काम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू करती है। और इन द बोन मैरो, बोन मैरो का मतलब क्या होता है? देखिए बोन जो है वो ऐसा नहीं होता है कि एक व्हाइट कलर की सीधी सी कोई जैसे रॉड हो उसको हम बोन बोल देते हैं, ऐसा नहीं होता। जो बोन्स हैं वो भी खाली नहीं होती, खोखली नहीं होती। बोन्स अंदर से खाली होती हैं, लेकिन उनके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, उस फ्लूइड को बोल देते हैं बोन मैरो। उस फ्लूइड को हम बोल देते हैं बोन मैरो। उसी की वजह से जैसे ही हम बोलते हैं ना कि कभी किसी की बोन्स में डिफॉर्मिटी आ जाती है, वो उस बोन मैरो में जब कोई प्रॉब्लम आती है कब आती है वो डिफॉर्मिटी। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा किसी 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 में, मतलब जैसे जो लोग होते हैं जिनकी एज बढ़ जाती है 70+ या 80+ हो जाती है, तो आपने देखा होगा उनके थोड़े पैर मुड़ने लगते हैं, किसी किसी की कमर मुड़ जाती है। तो ऐसे जो होता है, जो कमर मुड़ने लगती है या पैर मुड़ने लगते हैं, वो इसी वजह से होता है कि जो बोन मैरो है, बोन मैरो में जितना फ्लूइड होना चाहिए वो फ्लूइड धीरे धीरे एज के साथ कम होने लगता है। उसको आप प्रॉपर न्यूट्रिशन से, प्रॉपर एक्सरसाइज से मेंटेन करके रख सकते हैं। ठीक है, तो बोन्स जो है आपने देखा होगा कि कोई अगर यंग पर्सन है तो यंग पर्सन एकदम सीधा खड़ा रहता है, कोई ओल्ड है तो वो थोड़ी उसकी उसकी बेचारे की कमर झुक जाती है, किसी के पैर मुड़ जाते हैं, किसी के हाथ जो है आपने देखा होगा पूरी तरह से नहीं खुल पाते। हम अपना हाथ ऐसे खोल लेते हैं, किसी के हाथ पूरे नहीं खुल पाते। तो वो बोन मैरो में जो प्रॉब्लम होती है, जब बोन मैरो धीरे धीरे कम होने लगता है, तो बोन मैरो इज ऑल्सो अ फ्लूइड। याद रखिएगा कि बोन्स जो हैं वो खाली ऐसा नहीं होता कि कैल्शियम और फास्फोरस की बनी हुई कोई सॉलिड चीज हो। ठीक है, उसके अंदर भी एक फ्लूइड भरा रहता है, उस फ्लूइड को हम बोल देते हैं बोन मैरो। उसके बाद देखिएगा, इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स। जैसे ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स क्या है? ऑर्गन्स जैसे कि एक लिवर है, जैसे कि किडनी है, जैसे कि पेनक्रियाज है, जैसे कि स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये जितने भी ऑर्गन्स है बॉडी के अंदर, इन सब के अंदर का जो स्पेस है ना, वो भी एम्प्टी नहीं होता। उस स्पेस को फिलअप करने का काम कौन करता है? यही एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में हमने देखा कि तीन तरीके की जगह पर ये पाई जाती है। कहाँ कहाँ पर? जहां पर स्किन और मसल्स जुड़ती हैं, तो वो जुड़ती हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की वजह से। नर्व्स और ब्लड वेसल्स, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, नर्व्स और ब्लड वेसल्स जो चिपकती हैं, जो जुड़ती हैं, वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की वजह से। एंड ऑल्सो इट इज फाउंड इन द बोन मैरो। बोन मैरो एक वो फ्लूइड है जो कि हड्डियों के अंदर भरा हुआ होता है। ठीक है, इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स। ऑर्गन्स के अंदर का जो स्पेस है वो भी खाली नहीं रहता, तो वो भी भरा हुआ होता है किससे? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से। इट सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज। इंटरनल ऑर्गन्स वही हैं जैसे कि हमारा लिवर हो गया, किडनी हो गई, पैनक्रियाज हो गए, स्टमक हो गए, तो इन सबको भी वो सपोर्ट करती है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू रिपेयर प्रोसेस में भी। हमारी बॉडी में आपने कभी कभी ये नोटिस करा होगा कि हम जैसे पढ़ते हैं, तो हमने 1 घंटा पढ़ाई करी, 2 घंटा पढ़ाई करी, 3 घंटा पढ़ाई करी, तो पढ़ते पढ़ते कई बार ऐसा हो जाता है ना, मन करता है इसको किताब को बंद कर फेंक दे और निकल जाए घर से बाहर, दिमाग एकदम खराब हो गया पढ़ पढ़ के। होता है ना कई बार, वो उसको हम ये बोल देते हैं कि वो मेंटल फटीग है। मेंटल फटीग क्या है? कि जब भी हम किसी चीज को यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये तो पढ़ाई की बात हो गई, आप खेल कितना सकते हैं? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, उसके बाद तो आपको घर की याद आएगी। और याद क्यों आएगी? आपकी बॉडी में ना दर्द होना शुरू हो जाएगा, थकना शुरू हो जाओगे, फिर आपको लगेगा कि मैं जाकर कुछ खा लूं, भूख लगेगी, प्यास लगेगी। तो ये सारी चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि जब भी हम फिजिकल वर्क करते हैं तो भी हमारी बॉडी की टिश्यूज जो है वो धीरे धीरे डैमेज होने लगती हैं। समझ रहे हैं? धीरे धीरे डैमेज होने लगती हैं। कोई अच्छा स्पोर्ट्समैन है, कोई अच्छा स्पोर्ट्समैन है, वो कितना पसीना बहाता है? 2 2 4 4 घंटे सुबह एक्सरसाइज करेगा, शाम को एक्सरसाइज करेगा, ग्राउंड में एक्सरसाइज करेगा। तो जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो पूरा पूरा, क्रिकेटर्स को देखिए ना, क्रिकेटर्स पूरा पूरा दिन खेलते हैं। वहीं आप किसी रिक्शा वाले को देखिए,
वो क्या करेगा, वो पूरा दिन रिक्शा चलाएगा, पसीने पसीने हो जाएगा, बुरी हालत हो जाएगी उसकी। तो आपने कभी कोई रिक्शा वाला मोटा नहीं देखा होगा, पतले दुबले एकदम हड्डी हड्डी से आपको वो दिखाई देते हैं ज्यादातर। ठीक है, उसका रीजन क्या है कि टिश्यूज उनकी भी डैमेज हो रही है, क्योंकि क्या है कि वो लगातार फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनकी भी टिश्यूज डैमेज हो रही है, लेकिन उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। न्यूट्रिशन से क्या होता है कि वो जो टिश्यूज हैं वो डैमेज जो है वो रिपेयर होनी शुरू हो जाती है। उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, इस वजह से वो एकदम पतले दुबले हैं। और जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो भी तो पसीना बहा रहे हैं, तो उनकी भी टिश्यूज डैमेज हो रही है, अगर उनको भी न्यूट्रिशन ना मिले तो वो भी ऐसे पतले दुबले होते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो टिश्यूज हैं उनका डैमेजिंग तो हो रही है, लेकिन रिपेयर प्रोसेस काम नहीं कर रहा है, रिपेयर नहीं हो पा रही है। तो जो रिपेयरिंग का काम है, वो रिपेयरिंग का काम भी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू करती है। ठीक है, और रिपेयरिंग अपने आप होती है, लेकिन उसको सपोर्ट के तौर पर न्यूट्रिशन चाहिए। ठीक है, इट रिपेयर्स, इट हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज, तो टिश्यूज के रिपेयर में भी यही काम करते हैं। ठीक, वो जो हम पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं ना, तो भी आप समझ लीजिए कि जो हमारे जो दिमाग में जो नर्वस सिस्टम है, तो नर्वस सिस्टम में जो सेल होता है ना उसको न्यूरॉन बोलते हैं, पढ़ेंगे अभी इस चैप्टर में, बहुत थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। लेकिन जैसे बॉडी में बाकी सेल्स होते हैं, दिमाग के जो सेल्स होते हैं, तो जो सबसे छोटा सेल है उसको न्यूरॉन बोल देते हैं। ठीक है, आपने सुना भी होगा कि जो भी अ, मतलब ब्रेन से रिलेटेड जो डॉक्टर होते हैं जो उसका ट्रीटमेंट करते हैं, आपने सुना होगा न्यूरो सर्जन, न्यूरो स्पेशलिस्ट, आपने लिखा हुआ देखा होगा, न्यूरो सर्जन, न्यूरो स्पेशलिस्ट। तो वो क्या होते हैं, वो न्यूरो का मतलब क्या है कि वो न्यूरॉन्स के स्पेशलिस्ट हैं। ठीक है, तो मेंटल सेल्स अलग हैं और जो फिजिकल सेल्स हैं वो अलग हैं। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है बेटा? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके ओके ओके। चलिए अगला देखते हैं। अगला है लास्ट, इसमें जो कनेक्टिव टिश्यू है इसको हम बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। ADIPOSE, एडिपोज टिश्यू। Adipose tissue. Fat storing adipose tissue is found fat storing adipose tissue. Fat storing adipose tissue is found in fat storing adipose tissue is found, sorry, in nahi, is found below the skin and between internal organs. Below the skin and between internal organs. Below the skin and between internal organs. इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, the cells of this tissue are filled with the cells of this tissue are filled with fat globules, are filled with fat globules और इसका नेक्स्ट पॉइंट है स्टोरेज ऑफ फैट, storage of fats also lets it act, fats also lets it act, storage of fats also lets it act as an insulator, as an insulator.
ठीक है, अब ये लास्ट है कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू, जो एडिपोज टिश्यू है उसका काम होता है बॉडी में फैट को स्टोर करके रखना। हैज एंड व्हेन रिक्वायर, फैट्स जो हैं, आप ये देखिएगा जो फैट्स हैं, फैट्स जो हैं वो भी एनर्जी रिजर्व्स होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। तो फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। बिलो द स्किन मतलब जो स्किन है हमारी, स्किन के जस्ट अंदर, स्किन के जस्ट नीचे जो टिश्यू मिलती है वो एडिपोज टिश्यू कहलाती है। एडिपोज टिश्यू में क्या होता है, ये फैट स्टोर्ड होते हैं, ठीक है। अब और कहाँ पर होते हैं वो स्टोर, इंटरनल ऑर्गन्स में, मतलब जो बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं वो क्या है, ये ईयर हो गया, नोज हो गई, आईज हो गई, ठीक है। ये सारे तो हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स हो गए जो बॉडी के बाहर हैं। बॉडी के अंदर वाले ऑर्गन्स इंटरनल ऑर्गन्स। तो स्किन के अंदर मिलती है जो टिश्यू वो कहलाती है स्किन के जस्ट अंदर वाली लेयर पे, जस्ट बिलो द स्किन, एडिपोज टिश्यू। और बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स, और याद रखिएगा जहां पर भी फैट स्टोरेज वाला आ जाए क्वेश्चन, ये फैट कौन सी टिश्यू जो है, कौन सी टिश्यू फैट स्टोर करती है, तो आप बताएंगे एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू वो होती है जो फैट स्टोर करती है। अगला पॉइंट है, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स। ये जो टिश्यू है इसके जो सेल्स होते हैं फ्लैट ग्लोब्यूल्स, ग्लोब्यूल्स क्या होता है, फैट के छोटे 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 टुकड़े, उनको बोल देते हैं फैट ग्लोब्यूल्स। तो हमारी बॉडी में जहाँ फैट स्टोर होता है, तो वो जहां पर भी स्टोर होता है उस टिश्यू को हम बोल देते हैं क्या, एडिपोज टिश्यू। सभी को समझ में आ गया, इतना क्लियर है। उसके बाद स्टोरेज ऑफ फैट्स आल्सो लेट्स इट एक्ट एज एन इंसुलेटर, क्योंकि उसमें फैट स्टोर होता है तो आल्सो लेट इट एक्ट एज एन इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब ये है कि ये वाली टिश्यू पर किसी चीज का असर नहीं होता। मतलब अगर मान लीजिए इस टिश्यू का टेम्परेचर बढ़ जाए, तो अगर टेम्परेचर आसपास के ऑर्गन्स का बढ़ेगा तो इस टिश्यू का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये इंसुलेटर है। समझ गए। जैसे हम एक फ्राइंग पैन की बात करते हैं, तो फ्राइंग पैन का हैंडल अगर वुडन है तो फ्राइंग पैन तो पूरा का पूरा गर्म हो जाएगा, लेकिन जो उसका हैंडल है वो क्योंकि वुड का बना हुआ है, बिकॉज वुड इज एन इंसुलेटर, तो मैं उस वुडन हैंडल की वजह से उसको उठा पाता हूँ। समझ गए, इस वजह से उसको इंसुलेटर बोला जाता है। इसी तरह से ये वाली जो टिश्यू है एडिपोज टिश्यू, इसके आसपास के ऑर्गन्स का अगर टेम्परेचर बढ़ भी जाए तो इस टिश्यू का टेम्परेचर नहीं बढ़ता, और यही प्रॉपर्टी इसको बना देती है एक इंसुलेटर। इंसुलेटर वही है विच आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट, है ना। तो हम हीट की बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि बॉडी के अंदर की बात करेंगे तो करंट तो फ्लो नहीं करता बॉडी में, बॉडी में तो हीट फ्लो करती है ना। तो हीट का बैड कंडक्टर होता है एडिपोज टिश्यू। यहाँ तक सबको क्लियर है, चले आगे। यस सर। चलिए जी ठीक है। अब अगला टाइप का जो टिश्यू है एनिमल टिश्यू, ये है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू नोट करें, हेडिंग डालें मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू नोट करें, मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट्स ऑफ इलोंगेटेड सेल्स। फर्स्ट पॉइंट है मस्कुलर टिश्यू muscular tissue consists of elongated cells consists of elongated cells. Muscular tissue consists of elongated cells, also called muscle fibers. Also called muscle fibers. Second है, this tissue is responsible for the movement in our body. Is responsible for movement in our body.
नेक्स्ट पॉइंट है मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स। Muscles contain special proteins called contractile proteins. Muscles contain special proteins called contractile proteins. Called contractile proteins which contract and relax to cause movement. Which contract and relax to cause movement. अभी देखिएगा मस्कुलर टिश्यू में क्या है कि जो जिन टिश्यू से मिलकर हमारी मसल्स बनती हैं बॉडी की, जिनको हम हिंदी में मांसपेशियां बोल देते हैं, ठीक है। तो जो मसल्स हमारी बनती हैं जिन टिश्यू से मिलकर, उसको हम मस्कुलर टिश्यू बोल देते हैं। मस्कुलर टिश्यू के अंदर होता क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स आल्सो कॉल्ड मसल फाइबर्स। तो लंबे लंबे सेल्स होते हैं, ठीक है, लंबे लंबे सेल्स होते हैं जिनको हम मसल फाइबर्स बोल देते हैं, इलोंगेटेड सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर्स, ठीक है। मैं हर एक के डायग्राम की भी आपको प्रैक्टिस करवाता, अगर जो क्वेश्चंस हैं, अगर वो क्वेश्चंस आपके सब्जेक्टिव आते हैं तो डायग्राम्स इसमें लर्न करने बहुत जरूरी थे। अभी डायग्राम्स जो है, डायग्राम्स के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो कर लेना, लेकिन डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है पेपर के लिए। एमसीक्यू बेस्ड आ रहा है ना, इस वजह से कह रहा हूँ। अब देखें, नेक्स्ट देखिएगा, दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट होता है वो मस्कुलर टिश्यू की वजह से ही होता है। उसके बाद मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। मसल्स जो है, मसल्स के अंदर स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है जिसको हम कह देते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं मतलब सिकुड़ती हैं और एक्सपैंड करती हैं, सिकुड़ती हैं और एक्सपैंड करती हैं। आप कभी भी देखेंगे कि जब हम चलेंगे तो हमारी थाई की मसल्स एक टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट करेगी फिर एक्सपैंड करेगी, ठीक। तो जब हम चलते हैं तो जब जिस चीज पर, जब जिस वाली मसल पर जोर पड़ता है तो वो वाली मसल जो है वो उस टाइम एक्सपैंड करती है, और जब वो उस पर जोर नहीं पड़ता तो तब वो रिलैक्स कर जाती है। जैसे मान लीजिए हमने जब अपना राइट पैर उठाया चलने के लिए, तो इसका मतलब अब हमारे पैर, राइट वाला पैर काम कर रहा है। तो जब हमने राइट वाला पैर उठाया काम करने के लिए, तो उस टाइम क्या है, उस टाइम हमारा राइट वाला जो पैर है उसकी जो मसल्स हैं वो एक्सपैंड कर जाएंगी, क्योंकि अब वो वर्क कर रही हैं। फिर राइट पैर जमीन पर रख देते हैं और लेफ्ट पैर जब हम उठाते हैं तो लेफ्ट वाले पैर की मसल्स एक्सपैंड कर जाएंगे, राइट वाला पैर जो कि जमीन पर टिक चुका है तो वो वाले पैर की जो मसल्स हैं वो रिलैक्स कर जाएंगी। तो एक्सपेंशन रिलैक्शन, एक्सपेंशन रिलैक्शन, ये दोनों के दोनों साथ साथ चलते रहते हैं किसी भी केस में, आप देखिएगा, ठीक है। सभी को इतना समझ में आ गया? तो बनता किससे है? मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बनते हैं, और जो मसल्स का काम है वो एक्सपैंड करने का और कॉन्ट्रैक्ट करने का है, और उसी की वजह से मूवमेंट होता है हमारी बॉडी में, उसी की वजह से हम एक जगह से दूसरी जगह चलकर जा सकते हैं। सभी को क्लियर है बेटा? इतना बताओ। Yes, sir. ठीक है, Yes. आगे चलता हूँ, आगे चलता हूँ मैं। ओके ओके। उसके बाद कुछ मसल्स ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में होती हैं। जैसे मान लीजिए मुझे अपना हाथ चलाना है या नहीं चलाना, वो मेरे हाथ में है। अगर मैं चाहूँ कि मुझे नहीं, हाथ से कुछ काम ही नहीं करना है, तो मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा शांति से, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर हम सो नहीं रहे हैं, अगर हम जागे हुए बैठे हुए हैं, तो जो ये हमारी पलकें हैं, ये पलकें हमारे कंट्रोल में नहीं है। बहुत देर तक हम कोशिश करें कि हम आंखों को ऐसे खोल के रखेंगे, झपकना नहीं है। थोड़ी देर, 1 मिनट 2 मिनट तक हो सकता है, उसके बाद आंखों में दर्द होने लगेगा और फिर फटाफट फटाफट हम पलकों को झपकेंगे। तो ये जो हमारी मसल्स हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारी हार्ट की मसल्स, जिनको हम कार्डियक मसल्स बोल देते हैं, हम चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते कि थोड़ी देर के लिए अपनी हार्ट बीट्स को रोक लें और थोड़ी देर बाद उसको कहें कि चल भाई चल, खड़ा हो जा, चलना शुरू कर। तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि हार्ट बीट्स अगर रुक गई, हार्ट की मसल्स ने काम करना बंद करा, तो इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता। समझ रहे हैं? तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए जो मस्कुलर टिश्यूज है, मस्कुलर टिश्यूज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है।
एक तो वो है जो हमारे कॉन्शियस मूवमेंट्स, हमारे कॉन्शियस विल से, जब हम चाहते हैं कि हम हाथ उठाना चाहें तो हम हाथ उठाएंगे, हम चाहते हैं हाथ नहीं उठाना तो हम हाथ को ऐसे ही रहने देंगे। तो ये हमारा कॉन्शियस विल है, जब हमारा मन करेगा तब हम इस काम को करेंगे। और कुछ मसल्स ऐसी हैं जैसे पलकों का झपकना, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए इसको कंट्रोल कर भी सकते हैं, लेकिन फिर अल्टीमेटली पलक हमारी झपकना शुरू हो जाएंगी। ठीक, अब आप नोट करेंगे चलिए इसमें नोट करें, टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू आर टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू आर, फर्स्ट है striated muscles, striated muscles, striated muscles में लिखेंगे we can move some muscles by conscious will, by conscious will, we can move some muscles by conscious will. Second point इसी में, muscles present in our limbs move when we want them to. Move when we want them to and stop when we so decide. These muscles, yeah, such muscles are called voluntary muscles. Such muscles are called voluntary muscles. अंडरलाइन कर लेना वॉलंटरी मसल्स को, सच मसल्स आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स। उसके बाद लिखेंगे दीज मसल्स आर आल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। These muscles are also called skeletal. These muscles are also called skeletal muscles as they are mostly attached to bones and help in body movement. As they are mostly
attached to bones and help in body movement. Help in body movement. Under the microscope, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखें। अंडर द माइक्रोस्कोप, these muscles show alternate light and dark bends. These muscles show alternate light and dark bends, or striations when stained properly, or striations when stained properly. Striations when stained properly. हाँ जी, light and dark bends, BANDS. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एज अ रिजल्ट दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रिएटेड मसल्स. As a result, they are also called striated muscles. As a result, they are also called striated muscles. इसके बाद एक पॉइंट और लिखेंगे, the cells of this tissue are long, cylindrical, unbranched. The cells of this tissue are long, cylindrical, unbranched and multinucleate. Unbranched and multinucleate. ब्रैकेट में लिखेंगे having many nuclei. Having many nuclei. तो जो पहली कैटेगरी है मस्कुलर टिश्यू की, मस्कुलर टिश्यू भी तीन तरीके की होती हैं. तो पहला है, उसमें जो टाइप है वो है स्ट्रिएटेड मसल्स. वी कैन मूव सम मसल्स बाय कॉन्शियस विल. कुछ मसल्स ऐसी होती हैं जिनको हम अपने इच्छा से, अपने इरादे से मूव कर सकते हैं, जैसे हमारे हाथ की मसल, पैर की मसल, गर्दन की मसल. तो जहां पर भी बोन लिम्स हैं, वो वाली मसल्स को हम अपने इरादे से, अपनी इच्छा से मूव कर सकते हैं. ठीक है. सेकंड पॉइंट है, मसल्स प्रेजेंट इन आवर लिम्स मूव व्हेन वी वांट देम टू एंड स्टॉप व्हेन वी सो डिसाइड. जब हम चाहते हैं उसको मूव करना तब वो मूव होती है, जब हम चाहते हैं उसको स्टॉप करना तब वो स्टॉप हो जाती है. ठीक.
सच मसल्स आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स, ऐसी मसल्स को हम वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। वॉलंटरी मतलब हमारी इच्छा, जब हम चाहेंगे तब वो मूव करेंगी मसल्स, जब हम चाहेंगे तब वो स्टॉप कर जाएंगी, तो वॉलंटरी मसल्स कहते हैं इनको। दीज मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल क्या होता है, जो हमारा हड्डी का पूरा ढांचा होता है ना, जो पूरा कंकाल जिसको बोलते हैं, तो वो स्केलेटन होता है। तो इसीलिए इन मसल्स को हम स्केलेटल मसल्स भी बोल देते हैं, क्योंकि मोस्टली ये वाली मसल्स जो है ये बोन्स के साथ में जुड़ी हुई होती है। बोन्स के साथ अगर जुड़ी हुई ना हो तो हमारी बॉडी में मूवमेंट हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाई इन मसल्स को स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं, एज दे आर मोस्टली अटैच्ड टू बोन्स एंड हेल्प इन बॉडी मूवमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे सबसे पहले जो सेल है, सेल के बारे में जब पढ़ा गया था, तो सेफ्रानाइन एक सॉल्यूशन होता है, सेफ्रानाइन, SAFRANIN, सेफ्रानाइन सॉल्यूशन, या पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। तो जो सेफ्रानाइन सॉल्यूशन होता था उसको हम सेल पर, सेल लेते थे किसी का भी, अनियन पील का ले लेते थे, प्याज का जो छिलका होता है उसका, या फिर जो ह्यूमन बॉडी होती है हमारे माउथ के अंदर जो होता है, वहां से हल्का सा हम खींचकर एक स्किन का टुकड़ा निकाल लेते थे, ठीक है। तो उसको जब हम एक स्लाइड पर डालते थे तो मैं कुछ देख ही नहीं पाता था, मुझे ऐसा लगता था कि वैसे ही कोई स्लाइड पड़ी हुई है, हमें कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या है। तो उसको समझने के लिए, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, उसके ऊपर सैफ्रोनाइन सॉल्यूशन डालते हैं तो वो पिंक कलर का हो जाता है, ठीक है। तो उस पर पिंक कलर के छोटे 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 धब्बे पड़ जाते हैं, उन धब्बों को हम बोल देते हैं ये स्ट्रिएशंस। स्ट्रिएशंस का मतलब होता है धब्बे। व्हेन स्टेन्ड प्रॉपर्ली, मतलब जब प्रॉपर तरीके से उसमें वो लिक्विड डाला जाता है टिश्यू में, तो फिर हम उसको माइक्रोस्कोप में लगाते हैं। माइक्रोस्कोप में लगाकर फिर हमको कलर्स नजर आते हैं कि ये जो डार्क ब्लू कलर है ये न्यूक्लियस है, ये जो लाइट पिंक कलर है ये माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वो सारी चीजें कब पता चलती हैं, जब सैफ्रोनाइन सॉल्यूशन डालते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम ये कहते हैं कि माइक्रोस्कोप स्टडी करने के लिए इस टिश्यू की, स्ट्रिएटेड मसल्स की माइक्रोस्कोपिक स्टडी, यानी कि माइक्रोस्कोप में उसको देखने के लिए जब हम उसमें प्रॉपर तरीके से सैफ्रोनाइन सॉल्यूशन डालते हैं, तो सैफ्रोनाइन सॉल्यूशन डालने के बाद में क्या होता है कि अलग अलग तरीके के धब्बे नजर आते हैं, स्ट्रिएशंस नजर आते हैं। इसी वजह से इन मसल्स को हम स्ट्रिएटेड मसल्स भी बोल देते हैं, वो मसल्स जिनमें कोई सॉल्यूशन डालने पर धब्बे धब्बे नजर आए, स्ट्रिएटेड मसल्स भी बोल देते हैं। ये जो मसल्स हैं इनके सेल्स कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं। और एक खास चीज कि इनके अंदर न्यूक्लियस बहुत सारे होते हैं, इसीलिए इसको हम बोल देते हैं मल्टी न्यूक्लिएट। जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हों उसको हम बोल देते हैं मल्टी न्यूक्लिएट, ठीक है। तो याद रखना ये जो 3-4 नाम है ना, ये एक ही टाइप के मसल्स के हैं। स्ट्रिएटेड मसल्स बोलो, वॉलंटरी मसल्स बोलो, स्केलेटल मसल्स बोलो, ये सारी मसल्स एक ही है, ये तीनों नाम एक ही टाइप के मसल्स के हैं। सभी को समझ में आ गया, ठीक है। चलिए जी, तो ये तो फर्स्ट टाइप हो गई। इसकी सेकंड टाइप के लिए फिर नेक्स्ट क्लास में कर लें। इसकी 2 टाइप्स इसकी बची हुई है और लास्ट हमारा बचा हुआ है नर्वस टिश्यू, बस इतना बचा हुआ है, मामूली सा ही रह रहा है, बस एक क्लास में खत्म हो जाए, शायद एक क्लास भी पूरी ना लगे। तो मैं एक काम करता हूँ, कल यही करा दें, इस चैप्टर को फिनिश करा देंगे, जो टाइम बचेगा फिर उसके बाद में हम मैथ्स लेकर चलेंगे, क्योंकि मैथ्स में अब कुछ क्लासेस जो आगे है ना, आगे कुछ क्लासेस लगातार मैं मैथ्स की लूंगा, क्योंकि मुझे एक लाइन्स एंड एंगल्स कराना है, एक ट्रायंगल्स कराना है। तो सबसे पहले लाइन्स एंड एंगल्स और ट्रायंगल्स फिनिश कराना है, तो पहले ये कंप्लीट हो जाए फिर उस पर आते हैं, ठीक है। चलिए जी, ओके।